तो लास्ट लेक्चर के मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मोल पूरा डिफाइन कर लिया था, मोल के तीनों फॉर्मूले समझ लिए थे। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना भी सीख लिया था, मॉलिक्यूल से एटम और एटम से मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पहले एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अब ये क्या होता है? तो अगर आप कभी पीरियोडिक टेबल को जैसे अगर आप ध्यान से देखो, लाइक हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, क्लोरीन का मास, किसी भी एलिमेंट का मास, तो आप अगर देखोगे तो सारे एलिमेंट के मास पॉइंट में लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास टेबल में मेंशन है 1.008, या क्लोरीन का मास गिवन है 35.5। इवन क्लोरीन का मास तो फेमस है। तो एक आप पहले से एग्जांपल को समझो कि जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। आपको पता होगा कि क्लोरीन का मास 35.5 गिवन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा क्लोरीन में? एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होता है 17 होगा, आपने बोला चलो ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर होता है 17। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन होता है 35.5 माइनस 17, सो दिस इज 18.5। 18.5। ऐसा ऐसा क्या हो सकता है? आधा आधा मतलब 18 से आधा, 18.5 मीन्स 18.5 न्यूट्रॉन। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो, 18.5 न्यूट्रॉन, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मतलब हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? देखो, मतलब कोई भी एलिमेंट आपके पास अगर कोई बड़ा पीरियोडिक टेबल होगा, या आप गूगल पे सर्च करने पीरियोडिक टेबल, इमेजेस पे जाना, इमेजेस पे चले जाना उसमें, और देखना जहाँ पे थोड़ा बड़ा या डिटेल में दिया होगा, तो वहाँ पे देखना सारे एलिमेंट के मास पॉइंट में दिए होते हैं। तो पॉइंट में कैसे हो सकता है? देखो, मास नंबर होता है ये, मास नंबर बताता है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है वो पॉइंट में कैसे आ सकता है? तो अब क्वेश्चन आता है ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या गलत है? ये गलत है, वो गलत है। एक्चुअल में ये जो लिखते हैं ये गलत है। तो अब बोलोगे सर गलत, हमको तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बचपन से पढ़ाया तो जा रहा है, पर समझाया नहीं जा रहा है। तो आपने इसको समझा नहीं, बस आपने इसको रट्टा मान लिया। मतलब क्या है मिस्टेक, ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म होता है आइसोटोप। अब बोलोगे सर आइसोटोप क्या होता है? अरे भाई, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है सबके आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सबका आइसोटोप होते हैं। तो जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप है, बहुत फेमस है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो नेचर में मीन्स हमारे अर्थ में जो एलिमेंट जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं, और पीरियोडिक टेबल में फिर उसका एवरेज मास गिवन होता है। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया होता है वो किसी एलिमेंट का नहीं होता, वो एक्चुअल में उनके सबका एवरेज होता है। एवरेज, और एवरेज वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। अरे जैसे समझो, मान लो क्लास में आपके पास 4 स्टूडेंट है। मान लो किसी का मास है 40, किसी का 45, किसी का 47, कुछ भी मान लेते मास है। एवरेज निकालो तो हो सकता है एवरेज 44 आ जाए, और 44 किसी का मास ना हो। तो एवरेज तो कुछ भी आ सकता है, पर एक्चुअल में 35.5 किसी भी क्लोरीन का आइसोटोप का मास नहीं होता। तो अब इसमें नीचे लिखते, पहले नीचे लिखो इन पीरियोडिक टेबल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट इज गिवन। तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट। फिर इसमें नीचे लिखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑल द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम लोग जितने भी मतलब एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं उनका एवरेज लेके कैलकुलेट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका। और एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स का आइसोटोप होते हैं। तो देखो, होता एवरेज निकालना आपको आता ही होगा। तो जैसे चलो समझते हैं, नेचर में कौन कितना परसेंटेज होता है ये पता होना चाहिए। मतलब आपको दिया रहता है, आप बता नहीं सकते कि भाई, और याद नहीं करना, दिया रहता है। जैसे क्लोरीन 35, नेचर में क्लोरीन 35 मीन्स जिसका मास 35 है, ये नियरली 75% होता है। और क्लोरीन जो 37 है ये नियरली 25% होता है, ठीक है। इनका हम लोग एवरेज लेंगे
तो एवरेज क्या होगा, क्लोरीन 35 वाला कितना है 75%, तो 75% कौन सा है 35 वाला, अरे परसेंटेज इंटू उसका मास, और क्लोरीन 37 वाला कितना है 25%, ठीक है। देखो आपके पास 35 वाला कितना है 75% है, और 37 वाला कितना है 25%, अपॉन क्या होगा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 35.5, तो ये इसका एवरेज आता है। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं ना, ये 35 वाला 75 टाइम है और 37 वाला 25 टाइम है, और अपॉन 100% का सम 100, तो मीन्स एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये आपके पास होता है x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन x1 प्लस x2। अगर दो आइसोटोप होंगे तो ये लेना, अगर तीन आइसोटोप होते तो प्लस x3 m3 अपॉन x3। पहले इसको लिख लेते, यह है क्या, वेयर x1 x2 are percentage of m1 and m2, where x1 and x2 are percentage of m1 and m2, ये उसका परसेंटेज है। m1 and m2 के m1 and m2 आर एटॉमिक वेट, ठीक है। m1 और m2 इसमें एटॉमिक वेट होता है। अगर दो आइसोटोप होंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 4 5 और भी हो सकते हैं। अगर तीन होते तो आप इसको दोबारा लिख लो, अगर तीन होते तो आप इसको कर दो x3, नहीं पहले दो के लिए करते, अगर दो आइसोटोप है तो ये एक बात याद रखना, परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, तो याद रखना है कि x1 प्लस x2 का सम 100। अरे भाई दो चीजें हैं तो उनका मिला के 100 ही होगा परसेंटेज, परसेंटेज का सम 100 के ऊपर नहीं हो सकता ना, ये तो 100 होगा, ठीक है। अगर तीन आइसोटोप होते तो ये क्या हो जाता है, फॉर 3 आइसोटोप, आप फिर से लिखो पूरा, अगर 3 आइसोटोप होते तो x3 m3, 4 होंगे तो 4 बार कर देना, और नीचे हो जाएगा x3। तो अब इसमें क्या होता, वेयर x1 x2 x3 आर परसेंटेज ऑफ m1, जिसका है रिस्पेक्टिवली होता ऑफ m1 m2 एंड m3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इनके परसेंटेज होते हैं, और इसमें क्या होता है m1 m2 एंड m3 आर एटॉमिक वेट, ठीक है। और परसेंटेज का सम, अरे दो के लिए भी 100 होगा, अगर तीन होगा तो इनका भी क्या होगा 100 होगा। तो परसेंटेज का समेशन याद रखना है, ऑलवेज कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा तीन आइसोटोप के लिए, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, निकालने का तरीका होता है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें हम लोग नीचे लिखते हैं, पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो हाइड्रोजन exist in 3 isotopic form H1 H2 H3. Hydrogen exists in 3 isotopic form H1 H2 and H3 if percentage of 3 isotopes are, मतलब इसी के हिसाब से, if percentage of 3 isotopes are 90%, 8% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, मतलब ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन, रियल में ऐसा नहीं होता पर मैंने दे दिया ऐसा। इफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आर 90, 8 एंड 2% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बताना एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार आप लोग खुद से जरूर ट्राई कर लेना, बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास,
तो एवरेज एटॉमिक मास देखो क्या होगा, तो 90, और ये किसका, पहले वाले का मास 1, ठीक है। दूसरे वाले का क्या होगा, परसेंटेज 80, उसका मास 2, तीसरे वाले का परसेंटेज 2 और उसका मास 3, अरे परसेंटेज इनटू मास अपॉन नीचे 100, सो दिस विल बी 90 प्लस 16 प्लस 6 अपॉन 100, सो दिस विल बी 1.12, ठीक है, इसका मास आएगा एवरेज, ठीक है। कैलकुलेट कर लो आप लोग, आ जाएगा ये। अब देखो होगा कि H1 को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इनके नाम भी लिख लो, मतलब पता होना चाहिए, वैसे क्लास 10 पास आउट बच्चों को सब बातें पता होना चाहिए। H1 इज प्रोटियम, H2 इज ड्यूटेरियम एंड H3 इज ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम देखो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप, इनके नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, इनके नेम होते हैं। तो अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एक दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो इसमें फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो ब्रोमीन, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, ब्रोमीन 79 and bromine 81. Bromine exists in 2 isotopic form, bromine 79 and bromine 81. If average atomic mass of bromine, if average atomic mass of bromine is 79.5, find the percentage of ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81, ठीक है। एवरेज मास गिवन है, दोनों को परसेंटेज बताना है। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 79.5, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81, दोनों को परसेंटेज बताना कितना होगा, ठीक है। देखो परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, ठीक है। और आपको मैंने पहले जैसे लास्ट लेक्चर में बताया, अगर मिक्सचर आएगा तो आप एक को x अज्यूम करना। तो हम लोग सपोज करते हैं कि लेट इसका जो परसेंटेज है इसको x अज्यूम करते हैं, अगर ये x होगा तो ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज क्या होगा, 100 माइनस एक्स, ठीक है। अगर वो x होगा तो 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये तो अरे परसेंटेज का समेशन 100 होता है। तो देखो क्या होगा, एवरेज मास कितना गिवन है 79। आप बहुत आराम से इसको ट्राई करोगे, आपसे बन जाएगा, बस बेसिक फॉर्मूले पे आप फोकस करोगे। 79.5, इसका परसेंटेज x, इसका मास 79, दूसरे वाले का परसेंटेज 100 माइनस एक्स, उसका मास 81, ठीक है, अपॉन टोटल परसेंटेज 100। इसको आप मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करना, सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे मेरे अकॉर्डिंग 75 आएगा। आप करके देख लेना, बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेट जरूर करके इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 75% आएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ एवरेज दिया है और आपको पूछा है तो आप ऐसे x लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो एक हम लोग क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन पे करते हैं, तो एक हाइड्रोजन पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन इस पे लिखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1.2, average atomic mass of hydrogen is 1.2, if percentage of H2 deuterium, if percentage of deuterium is 10%, find the percentage of protium and tritium, इन दोनों को परसेंटेज बताना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, इनके परसेंटेज बताना है। एवरेज मास 1.2 गिवन है, वो 10% गिवन है, ठीक है। परसेंटेज में इस बात को ध्यान रखना है कि इनका सम हमेशा 100 होता है, ठीक है। अब समझो अगर आप परसेंटेज की बात करो, अगर आप इसको x लेते, सपोज करो हमने इसका परसेंटेज को x लिया, लेट इसका परसेंटेज अगर x लेते हैं, तो याद रखना टोटल समेशन कितना होता है 100,
तो अगर ये 10 है और ये x है तो इसका परसेंटेज देखो टोटल 100 होता है। 100 में से इसका माइनस कर दो और इसका भी माइनस कर दो। अरे टोटल 100 होता है तीनों मिला के 100 होगा। तो अगर आप दोनों को माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी, तो 100 में से माइनस किया तो इसका परसेंटेज कितना होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका परसेंटेज 90 माइनस एक्स होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज इज 1.2, पहले वाले का परसेंटेज x और उसका मास 1, दूसरे वाले का परसेंटेज 10 उसका मास 2, तीसरे वाले का परसेंटेज 90 माइनस एक्स उसका मास 3 और इनका समेशन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 120 x प्लस 20 प्लस 270 माइनस 3x। ठीक है, इधर आएगा दिस विल बी 2x और उधर जाएगा तो 290 माइनस 120 दिस इज 170, सो x इज 85, तो मीन्स 85%। सो क्या हुआ कि दिस इज 85% एंड दिस इज 5%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5%। ठीक है, 90 माइनस 85, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इन तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो ये हमारा हो गया एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे कई बार हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मान लो आपको एयर का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास के वैसे मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो परसेंटेज के टर्म में भी हो सकता है, मोल के टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो मोल के टर्म में देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखो क्या होता है एवरेज मास का। तो देखो क्या होगा, ये मोल के टर्म में करते हैं N1 M1 प्लस N2 M2। अगर 3 होगा तो आप इसको ऐसे ऐड करना, 4 होगा तो 4 बार ऐड करना और नीचे मोल N1 प्लस N2 ऐसे ऐड करते जाना। ठीक है, इसमें लिखो वेयर N1 N2 आर मोल ऑफ M1 एंड M2 और नीचे लिखो M1 एंड M2 आर मॉलिक्यूलर वेट, तो वो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपके पास ये हमारा जो चारों साइड जो एयर है उसके रिलेटेड। ठीक है, तो नीचे इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एयर कंटेन नियरली 80% नाइट्रोजन, nearly 80% nitrogen and 20% oxygen and 20% oxygen by volume. Find the average atomic mass of air. तो एयर का बता नहीं, फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। देखो बाई वॉल्यूम बोलो या फिर बाई मोल बोलो, बात एक ही है। मतलब कैसे, देखो होता क्या है कि जो मोल होता है वो होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो जैसा वॉल्यूम वैसा मोल। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, ये 22.4 तो कांस्टेंट है, तो परसेंटेज एक ही होगा। ठीक है, बाई वॉल्यूम बोलो या फिर बाई मोल बोलो एक ही है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस मास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे पिछले टर्म में भी बताया था, मॉलिक्यूल ले सकते हो, एटम का नंबर ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, सब आप मोल समझ सकते हो क्योंकि नीचे वाला टर्म कांस्टेंट इसमें। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, देखो एवरेज, अरे जो अभी किया था फॉर्मूला भाई वही अप्लाई कर दो और कुछ नहीं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 80 और नाइट्रोजन का मास 28। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20 और इसका मास 32 और नीचे क्या होगा, इनका परसेंटेज का समेशन 100। सो इसका एवरेज मास कितना होगा 28.8। ठीक है, ये इसका एवरेज आपके पास क्या आएगा मास। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन मोल के टर्म में भी चलो कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे जैसे मान लेते हैं ये रूम, जैसे जहाँ पे मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन।
इनके मोल दिए और पूछे कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो एवरेज निकालना होता है। तो लिखते हैं इसमें, लिखो गैसियस मिक्सचर कंटेन 10 मोल हाइड्रोजन गैस, कॉमा 20 मोल ऑक्सीजन गैस एंड 20 मोल CO2 गैस। फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा ही है। तो बस मोल को क्या करना है, उनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन के मोल 2, उसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के मोल 10, उसका मॉलिक्यूलर मास 2, ऑक्सीजन के मोल 20 और उसका मॉलिक्यूलर मास 32, उसका मॉलिक्यूलर मास 32 होगा। और CO2 का मोल भी 20 और उसका मॉलिक्यूलर मास 44 और नीचे मोल का समेशन, दिस विल बी 50। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना वो आपका काम है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, एवरेज मास, कई बार परसेंटेज दिया रहता है और कभी कदार मोल भी दिया रहता है, तो आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ टर्म को हम लोग और सीखते हैं। तो हम लोग अब एक टर्म लिखते हैं इसमें, डेंसिटी। तो अब क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी सीखते हैं। तो डेंसिटी आप लोगों को पहले से पता होगा कि डेंसिटी क्या होता है ये। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मास परसेंटेज। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं मास परसेंटेज। तो हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में कि किसी भी एटम का जो परसेंटेज है वो मॉलिक्यूल में फाइंड करेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें उस एटम का कितना परसेंटेज। जैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, तो सबसे पहले H2O का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाइड्रोजन का मास 1 एंड ऑक्सीजन का मास 16। तो 2 हाइड्रोजन और ये 16, तो इसका मास आपके पास आएगा 18। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। अब सपोज करते हैं हमें इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज, जैसे ये जो 18 जो मास बन रहा है इसमें 2 जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, हाइड्रोजन, एंड 16 कौन कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। सपोज करते हैं हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का मास और अपन टोटल मास। परसेंटेज तो ऐसे निकलता है ना ये, जैसे मान लो अगर आपको 500 मार्क्स का पेपर होता था, मान लो तो आपके स्कूल में 500 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें अगर आपके आते हैं 400 मार्क्स, तो आप क्या करते थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, और आप उसको क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही आपको परसेंटेज निकलता है। तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करेंगे, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। और अगर आपसे ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 16/18 इंटू 100। तो हम लोग इस तरीके से क्या होता है कि आपका किसी भी एटम का परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब इस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का ये जो कैलकुलेशन होगा बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूला कोई डेरिवेशन नहीं है एक्चुअल में, फॉर्मूला ये है कि हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है किसी भी एटम का किसी मॉलिक्यूल में, तो कैसे करते हैं देखो, तो ये आपके पास होता है n इंटू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। यहाँ पे ये है क्या क्या, देखो ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे n क्या है, n आपके पास है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए। तो ए जो एलिमेंट है उसके कितने एटम प्रेजेंट है वो आपको लेना है। इसमें ए क्या है, ए इज एटॉमिक वेट ऑफ ए।
मतलब ए जो भी एलिमेंट है ए उसका एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब MW क्या है, MWS में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। N क्या है, N इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A क्या है, A इज एटॉमिक वेट, MW क्या है, MW है मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग इस फॉर्मूले को चलो समझते हैं कि ये कैसे हो क्या आ रहा है, इसको समझते हैं। तो चलो कोई मॉलिक्यूल ले लिया जाए समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। C2H6 इथेन, सबको पता होगा, फेमस मॉलिक्यूल है, क्लास 10th में नोमेनक्लेचर में बताया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, देखो कार्बन का मास होता है 12 और कितने कार्बन है तो कितना हो गया 24 और हाइड्रोजन का मास 6, तो दिस इज 30, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब जैसे सपोज करते हैं हमें किसी एटम का परसेंटेज निकालना, मानते इसमें निकालना परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखो क्या होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। कार्बन का मास वैसे 24 था, पर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। N में नंबर ऑफ एटम, तो कार्बन के कितने एटम है, दो। देखो आप 24 लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है, दिखाता हूँ कैसे। तो कार्बन के कितने एटम है 2, तो आप फॉर्मूले के हिसाब से चलो, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा 2। और A इज एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये क्या होगा 2 इंटू 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 30 इंटू 100। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक वेट। जिसका एटम लेना है उसी का एटॉमिक वेट लेना है, जिसका पूछा गया उसी का सब कुछ करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कार्बन का परसेंटेज आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% होगा। अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तब देखो कैसे होगा, तो फिर हाइड्रोजन का हम लोग क्या करेंगे ऊपर मास, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 एटम हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा 1 अपॉन 30 इंटू 100, तो दिस विल बी 20%। वैसे अगर ये 80 होगा तो ऑटोमेटिकली 20% ही होता। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इस गिवन फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं इसमें। एक फेमस एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो सबको पता ही होगा। ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखना, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। इसको आप कैलकुलेट करना, दिस विल बी 180, ठीक 180 आएगा। अब सपोज करते हैं हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सपोज करते, चलो यही निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम है इस बार 6 एटम है, कार्बन के 6 एटम है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। एटॉमिक मास तो इसको 12 ही होता है, और ग्लूकोज का मास कितना है 180, तो 180 ग्लूकोज का मास होता है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 40%, आप करके देखना यही आएगा। अब सेकंड आते हैं इसमें किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के कितने एटम गिवन है, हाइड्रोजन के एटम आपके पास गिवन इस बार 12, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये दिस विल बी 6.67%, मीन 6.666%, ठीक है। दिस विल बी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड लास्ट में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का तरीका तो ये है, आप 100 में से दोनों का परसेंटेज माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। या अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो क्या होगा, कितने एटम है ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 60 अपॉन 180 इंटू 100, सो दिस इज 53.33%। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.33%, ठीक है। तो ये इसका आपके पास क्या है कि इसका ये आंसर आएगा। तो हम लोग इसका यूज करके चलो कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो होता क्या कि कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते कि मॉलिक्यूल दिया होगा आपसे परसेंटेज पूछ लिया, क्वेश्चन में कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। परसेंटेज दे के
मॉलिक्यूल का मास पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो इस पर लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, पहला लिखो एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, an organic molecule contain an organic molecule contain 20 atoms of carbon, contain 20 atoms of carbon if molecule contain if molecule contain 75% carbon by mass, 75% carbon by mass, find the molecular weight of molecule। तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो परसेंटेज कितना गिवन है, 75, ठीक है। इस बार परसेंटेज गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है, 20, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वैसे कुछ फेमस का तो पता हो, आपको याद हो ही क्या होगा, वैसे दिया रहता है क्वेश्चन में, एटॉमिक मास याद नहीं करना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है और इनटू 100, तो इसको 25 से करेंगे, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3, सो दिस विल बी 4। सो मॉलिक्यूलर वेट 80 और इंटू 4 मीन्स दिस इज 320, ठीक। ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट 320। अब आप पूछोगे सर यूनिट क्या होगा, देखो अगर एक मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल, आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था, अगर एक मॉलिक्यूल होगा दिस विल बी 320 mu, और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, मोलर मास पूछा है, दिस विल बी 320 ग्राम। 320 इज जस्ट अ मास नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, इसका मास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब चलो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो परसेंटेज ऑफ सोडियम इन अ मॉलिक्यूल, percentage of sodium in a molecule is 11.5%, is 11.5%. If one molecule contain 4 atoms of sodium, find the molecular weight of molecule। If one molecule contain 4 atoms of sodium, find the molecular weight of molecule। लास्ट में सोडियम का मास नंबर, मोलर मास या वही जो भी मास नंबर बोल सकते हो, दिया है 23। तो अगेन दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स से 4, और फिर आपके पास क्या होगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23। मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है और इनटू 100। सो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये इससे कट जाएगा, दिस विल बी 2। सो मॉलिक्यूलर वेट इज 800, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 800। समझ में आपको आ गया होगा। तो ऐसा हम लोगों के पास हो सकता है कि मॉलिक्यूल का क्या हो कि मास मतलब पूछा जाए, या हो सकता है कि मॉलिक्यूलर मास दिया और नंबर ऑफ एटम्स पूछे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं दिया रहता। आप बोलोगे सॉरी नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं दिया रहता, आप बोलोगे फिर से करेंगे कैसे। तो वो क्वेश्चन कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे मतलब कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिया रहता। देखो होता क्या है, परसेंटेज इक्वल टू क्या है, n इंटू ए बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, इसको उधर ले गया, इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। n इंटू ए
अपॉन परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या होगा, परसेंटेज दिया रहेगा, मतलब कुछ भी 10, 20, 30 परसेंटेज गिवन होगा। अब एटॉमिक मास तो आप किसी एलिमेंट का चेंज कर नहीं सकते, वो तो फिक्स है, वो तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16, तो आप तो चेंज कर नहीं सकते। तो आपसे बोलेगा फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कि आपको बोलेगा कि फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखो परसेंटेज तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप उसको बदल नहीं सकते। एटॉमिक वेट फिक्स होता है, वो भी आप बदल नहीं सकते। अब एक ही टर्म बच रहा है n। अगर ये वैल्यू कम हो जाए, ये n कम हो जाए, तो ये भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब n क्या है, n होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो एक एटम से तो कम कुछ हो ही नहीं सकता, आधा एटम तो कुछ होता ही नहीं है, तो मिनिमम कितना एटम हो सकता है, 1, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो इफ minimum molecular weight, if minimum molecular weight is calculated, then always take number of atoms to be 1. If minimum molecular weight is calculated, then always take number of atoms to be 1. तो number of atoms आपको कितना लेना है, 1 लेना है, ठीक है। बात को ध्यान रखना है। इस बात पे आप समझो कि 2 साल पहले ही जेईई मेन पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और वो जो क्वेश्चन जो आया था, वो आप समझो मैं इसको उसी सेम क्वेश्चन को मैं मतलब कई सालों से, मतलब मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं उस क्वेश्चन को करवाया करता था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आ गया था। एक चीज को मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहना चाहता कि मैं जो पढ़ाता हूँ एग्जाम में वही सेम टू सेम आता है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में वही आता है, स्पेशली जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम में। जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, आप जो करवाते हो काफी हद तक वही आता है, मतलब मैं जो करवाता हूँ एक्चुअल में काफी हद तक वही आता है। एडवांस में इधर उधर का क्वेश्चन आ जाता है, पर जेईई मेन और नीट में काफी हद तक जो करवाया जाता है क्लास में वही आता है, ठीक है। अब इसमें नीचे एक क्वेश्चन लिखते हैं, वही जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अ मॉलिक्यूल is 8%. Percentage of sulfur in a molecule is 8%. Find the least molecular weight of molecule. Find the least molecular weight of molecule. तो बताना लीस्ट मोलिकुलर वेट कितना होगा, और सल्फर का मोलिकुलर मास होता है 32। देखो कितना परसेंटेज गिवन है, 8% गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स 1 लेना है, इसका एटॉमिक मास 32 होता है, अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100। सो मॉलिकुलर वेट विल बी 400, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर आएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये हम लोगों का क्या है कि जो टॉपिक है वो हो गया। क्या टॉपिक था आपका, हम लोगों का टॉपिक था आपका वही परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो ये हम लोगों का टॉपिक जो था वो एक्चुअल में कवर हो गया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इंक थोड़ा ड्राई हो रहा है एक्चुअल में ये इजीली इरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो शायद मार्कर में कुछ गड़बड़ी हो, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक हेडिंग लिखते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कि ये अब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखो जैसे कोई मॉलिक्यूल है और उसका फॉर्मूला गिवन है तो वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा हाँ, वही
जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मीथेन CH4, वाटर H2O, ग्लूकोज C6H12O6, इथेन C2H6, बेंजीन C6H6। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो रियल फॉर्मूला होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, तो नीचे लिखो क्या होता है, लिखो एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूल का जो रियल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत बार लोग सुनते हैं, मतलब पता होता है लोगों को, काफी लोगों को नहीं पता होता, तो इसको पहले लिखते हैं। ये क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, लिखो सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, simplest ratio of atom in a molecule is known as empirical formula। तो जो simplest ratio होता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एक्चुअल रेशियो जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे समझते हैं, C2H6, अरे भाई इथेन होता है ना, इथेन। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2:1। सिंपलेस्ट रेशियो की बात करो, सिंपलेस्ट रेशियो की क्या होगा, 1:3। अरे 2 कॉमन आए ना, ले लेते हैं, 1:3, मतलब C1 और H3। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जांपल, अरे ग्लूकोज C6H12O6, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सिंपलेस्ट लेते, सिंपलेस्ट C1H2O1। ठीक है, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जांपल चलो और ले लेते हैं, बेंजीन C6H6। अरे पता होगा ना बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका, बेंजीन का। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो 6 कॉमन ले लो, तो C1H1, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो एक बात को ध्यान रखना, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया कि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। हो सकता है बाई चांस वो सेम हो जाए। आप लोग सर यहाँ तक तो नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, आगे तो दिखाई दे सकता है। जैसे चलो अच्छा लेते हैं H2O, 2:1, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वाटर का। हाँ, क्या ये और सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे इसमें 2:1 में कॉमन ही क्या ले पाओगे, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। तो H2O उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। और कोई मॉलिक्यूल, अरे और ले लो मीथेन, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। तो मतलब कि अगर कुछ कॉमन आएगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग होगा, अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ बोला कि हर मॉलिक्यूल का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा अलग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला ना ये। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी 2-3 मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ जाए। अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, तो वो तो सेम आ सकता है ना ये।
तो किसी 2-3 मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम आ सकता है। आप बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल अभी मैं वही लेना चाह रहा हूँ जो आपको पता है। लेने को तो बहुत से एग्जांपल है, पर जो फेमस मॉलिक्यूल मैं वही लिख रहा हूँ जो आपको पता है पहले से, जो आपने पढ़ रखे हैं। तो एक मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड। अरे भाई विनेगर, सिरका, विनेगर, वही विनेगर जो चाइनीज में खाते हो विनेगर। तो भाई एसिटिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला, तो लोगों को पता रहता है, बोलते तुरंत CH3COOH लिखते। अरे ये तो ओपन करके लिखा, कंबाइन करके लिखो क्या है, C2, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन, ये इसका क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 2 कॉमन ले लो, C1H2O1, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो क्या हो रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का और एसिटिक एसिड का सेम आ रहा है। तो किसी भी भाई मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ सकता है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है और हो सकता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल रेशियो, ठीक है। चलो आप लोगों को यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा। अब देखो होता क्या है, कई बार क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज, हाँ कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज ऑफ एटम, और आपसे फॉर्मूले पूछता है। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, और अगर आप एक्चुअल निकालोगे तो वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप परसेंटेज का यूज करके जब भी फॉर्मूला डेवलप करते हो तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, वो हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट का यूज पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। आपको कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा, उससे आप एक फॉर्मूला डेवलप करोगे। अभी कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, वो हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी डेवलप हो पाएगा जब आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिए, तो उसके आगे की बात समझते हैं। तो आप उससे क्या निकालोगे, आप उससे निकालोगे उसका एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट निकाल लोगे, ठीक है। अब एक टर्म होगा x, तो वो क्या होगा, तो वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू x होगा। आप बोल लोगे सर क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। चलो ये लिख लो, एक एग्जाम्पल पहले समझ लेते जो भी करवाए उनमें से, फिर आगे वो न्यूमेरिकल्स करते। कोई भी एक ले लो, कौन सा लेना चाहोगे, बेंजीन ले ले, कोई भी ले लो भाई, बेंजीन ले लेते चलो। C1H1, अरे बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी तो लिखवाया, अभी ऊपर वेरीफाई कर लो। तो इसका एम्पेरिकल वेट, तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास 1, तो ये क्या है 13, ठीक है भाई 13 आ गया। अब x निकालना है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट भाई दिया रहेगा, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कई मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, आपको जो एम्पेरिकल वेट होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल वेट तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो, तो फिर आप क्या करोगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट होगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, बाई 13 करोगे 6, 78 दिया रहेगा, आप नहीं पता आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का हमको डिराइव करना है, तो क्या C1H1 और ये 6 टाइम, तो क्या होगा देखो C6H6, ये इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन में आप एम्पेरिकल फॉर्मूला डेवलप कर लोगे, उससे निकालोगे एम्पेरिकल वेट। x क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, x आ जाएगा। उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को x से मल्टीप्लाई करना,
तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है, ये करना है। चलो समझते हैं, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। चलो कुछ एग्जांपल निपटा लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं इसमें परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन इज 80 and 20% respectively, is 80 and 20% respectively. Find the molecular formula of hydrocarbon. Find the molecular formula of hydrocarbon if molecular weight of molecule is 30. Find the molecular formula of hydrocarbon if molecular weight is 30. ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखो कई बार एम्पिरिकल फॉर्मूला में पूछ सकता है, तो हम लोग एक पहले लंबा प्रोसीजर करेंगे जहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, वो भी कई बार पूछा जा सकता है, और फिर इसका एक ट्रिक भी समझ लेंगे। ठीक है, पहले लंबे वाले मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि कई बार स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में आपको बोलता है पूरा मतलब लिख के दिखाओ, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो देखते क्या होगा, देखो कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज, तो आप क्या करो, टोटल मास को 100 एसएम कर लो, तो परसेंटेज के हिसाब से करोगे तो इसका मास 80, इसका मास 20। ठीक है, तो आप समझ लो टोटल मास 100 है, तो ये 80 और ये 20। अब देखो एटॉमिक वेट, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, आप क्या निकालो, इसमें निकालो मोल। अरे मोल का मतलब एक्चुअल में इनका रेशियो, किसका रेशियो है, परसेंटेज। अरे परसेंटेज हमने बोला कि टोटल मास को 100 एज्यूम कर लो, तो इसका मास क्या आएगा 80। तो परसेंट मोल क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो वही होगा मास अपॉन मतलब परसेंटेज। तो ये 80/12 करोगे, दिस विल बी 6.66 एंड 20/1 तो 20। तो क्योंकि हम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्म में निकालना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो। अरे एम्पेरिकल फॉर्म में निकालना है तो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। तो आप क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देना। तो आप बोलोगे सर क्या ऐसे डिवाइड करने से हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, हाँ भाई आ जाएगा। हम लोग मॉलिक्यूल के फॉर्मूले की बात करें तो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो ही आएगा। हम लोग कोई मैथ्स थोड़ी ना कर रहे कि कुछ भी निकल आया। अरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो ही निकलेगा, आप टेंशन मत लो। अब इसमें जो नंबर बनेंगे उसमें जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड करना, और वो हमेशा छोटे नंबर से बाकी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। तो अब जैसे डिवाइड करते हैं, देखो 6.66 को, दिस विल बी 1, दिस विल बी 3। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1H3। सो एम्पिरिकल वेट क्या होगा 15, अरे कार्बन का मास 12, उसका मास 3, x क्या होगा 30/15, सो दिस विल बी 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखो आप लोगों को पूरा ये समझ में आ रहा होगा क्या किया है इसमें। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका और है, एक इसको ट्रिक समझते हैं। ये देखो एक्चुअल में तरीका करने का ही होता है, पर इसका ट्रिक हो सकता है ऐसा क्वेश्चन अगर नीट या जेईई में जब फटाफट करना चाहो तो कैसे करेंगे। देखो कितना परसेंटेज गिवन था, मतलब कितना मास गिवन था, 30 गिवन था। कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन था 80%, अरे यही तो दिया था क्वेश्चन में। हाइड्रोजन कितना गिवन था 20%, तो इसका 80% ले लो। तो कार्बन का देखो जो मास आएगा, अरे ले लो 80%,
कितना आएगा, आप करके देखो इसका 80%, 24% निकालना आता होगा ना ये, तो इसका 80% ले लो। कार्बन बोला था ना 80, एक्चुअल में क्या है कि मास, तो 80%, तो ये 24 आएगा। और हाइड्रोजन का ले लो, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 6, ठीक है। अरे मोल तो निकाल ही सकते, ये 24 है तो, और कार्बन का एटॉमिक मास 2, तो इसके मोल कितने आएंगे 2, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो कार्बन 2 मोल आ रहा है, देखो कार्बन के 2 मोल आएंगे और हाइड्रोजन के 6, तो सीधा सीधा ये भी फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। अरे कार्बन के 2 मोल आए भाई और हाइड्रोजन के 6 आए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, ठीक है। ये भी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, ये भी इसका आंसर आ गया बस। तो हम लोग इसको ऐसे जल्दी में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पूरा मेथड को भी फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पर, तो लिखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर, in an organic molecule are 40, 6.66 and 53.33% respectively if molecular weight of molecule is 120, if molecular weight of molecule is 120, find the मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है, तो जो कर रहे हैं वही चलो फॉलो करते हैं। तो ये गिवन है एटॉमिक वेट 12, 1, 16, फिर से जैसा पता ही होता हमको मोल निकालना होता है, मोल मतलब रेशियो, रेशियो मतलब क्या होगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। ये तो 1 ही होगा तो 6.66 ही आएगा, और जैसा मैंने कहा था छोटे वाले नंबर सबको डिवाइड कर देना, छोटे में दोनों में सेम है 3.33, तो इसमें क्या आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 1:2:1, छोटे वाले से सबको डिवाइड कर दिया, यही आ जाएगा। सो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनना है C1H2O1, ठीक है। सो इसका इंपेरिकल वेट 30, x जो होगा x होगा मॉलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, तो मॉलिकुलर वेट 120 गिवन था अपॉन इंपेरिकल वेट, सो दिस विल बी 4। सो इसका हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो C1H2O1 और इंटू 4 C4H8O4, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, ये इसका सॉल्व करने का तरीका। दूसरा तरीका मैंने जो बताया था आप उसको भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा अभी, इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले को भी हमने आज सीख लिया।